हेलो फ्रेंड्स। आज हम इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि इकोनॉमिक्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट इस रूप से हो जाता है कि इसमें डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस ज़्यादा हैं और विदाउट डायग्राम्स आप इकोनॉमिक्स को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। तो इस टॉपिक में काफ़ी आपको डायग्राम्स के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो इस टॉपिक का नाम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस टॉपिक का नाम है आइसो प्रोडक्ट कर्व, या इसी को हम कह सकते हैं प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व, या इसी को भी हम कह सकते हैं कि आइसो क्वांट कर्व। आइसो प्रोडक्ट कर्व का मतलब हो गया समोत्पाद वक्र, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व का मतलब हो गया उत्पादन उदारशीलता वक्र, और आइसो क्वांट कर्व का मतलब हो गया सम मात्रा वक्र। हम इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रहेगी जो इस टॉपिक में बची हो इस वीडियो में ना हो। ऐसी कोई भी चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं बचेंगी। तो इसमें हम पूरी ज़ीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सप्लेन विद डायग्राम्स, मतलब कि हम इस वीडियो में इस आइसो प्रोडक्ट कर्व या आइसो क्वांट कर्व या प्रोडक्शन इंडिपेंडेंस कर्व, जो कि इसके कई नाम हैं, इसको हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू समझेंगे और उस डायग्राम्स के, उस ग्राफ्स के परफेक्ट एक्सप्लेनेशंस के बाद ही हम किसी नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे, बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि आइसो प्रोडक्ट कर्व यानी कि सम उत्पाद वक्र या उत्पादन उदारशीलता वक्र या सम मात्रा वक्र, आइसो प्रोडक्ट कर्व, आइसो क्वांट कर्व या प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व की मीनिंग्स क्या है। तो मैं आपको पहले जनरली बताता हूँ कि सिंपल भाषा में इसकी मीनिंग क्या है, फिर हम अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बिलास और सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग इस चीज़ का एक परफेक्ट डेफिनेशंस के बारे में समझ लेंगे। तो पहले आप सुनिए कि आइसो प्रोडक्ट कर्व का मतलब क्या है। तो ये आइसो प्रोडक्ट कर्व जो है वह एक ऐसा कर्व है, ऐसा वक्र जिसको हम कह सकते हैं, एक ऐसा वक्र है जो दो वस्तुओं के डिफरेंट संयोग, यहाँ पे बात आती है कि संयोग क्या हो सकता है। संयोग के बारे में अगर हम जानना चाहेंगे कि इसमें हम एक वर्ड जो कि है संयोग, इसका काफ़ी मात्रा में हम यूज़ करने वाले हैं। तो संयोग का एक्चुअल मतलब ये होता है कॉम्बिनेशन। संयोग मतलब होता है कॉम्बिनेशन। तो आइसो प्रोडक्ट कर्व या उदारशीलता कर्व वक्र वह कर्व है जो प्रोडक्ट्स के, वस्तुओं के विभिन्न कॉम्बिनेशंस को किसी कंज्यूमर को इक्वल मात्रा में, समान मात्रा में सेटिस्फैक्शन जो होती है उससे दर्शाता है ये उदारशीलता या आइसो प्रोडक्ट कर्व। पर जब ये कर्व प्रोडक्शन पर लगता है, उत्पादन पर लगता है, तो ये कर्व उत्पादन के, प्रोडक्शंस के मतलब दो साधन जो कि होते हैं, दो अल्टरनेटिव होते हैं जिसका नाम है कैपिटल एंड लेबर, इन दोनों के सहयोग से बना हुआ होता है। मतलब दिस कर्व इज बीन मेड बाय द हेल्प ऑफ लेबर एंड कैपिटल विच इज बीन यूज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शंस वर्क। तो ये इन दोनों चीज़ों को से मदद से ये आइसो प्रोडक्ट कर्व बना हुआ होता है। तो ये हमें बात ध्यान में रखनी है। अब आइसो प्रोडक्ट कर्व पर जितने कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सारे कॉम्बिनेशंस एक प्रोड्यूसर को इक्वल मात्रा में, इक्वल क्वांटिटी में प्रोडक्ट का प्रोडक्शन प्रदान करते हैं, उन्हें देते हैं। इसलिए उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन विभिन्न डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के प्रति इनडिफरेंट होता है, मतलब उदारशील होता है। नहीं तो जिससे अधिक प्रोडक्शन मिल रही है उसे टॉप प्रायोरिटी पर रख के एक क्रम, एक सीरीज का निर्धारण करते हैं। इसमें चाहे हम प्रोडक्शंस पहले संजोग या अंतिम संजोग, यानी कि इसमें चाहे हम प्रोडक्शंस को पहले कॉम्बिनेशन या लास्ट कॉम्बिनेशन पर उसे सभी पे प्रोडक्शन करें, उसे सभी कॉम्बिनेशंस पे इक्वल क्वांटिटी में गुड्स प्राप्त होती हैं।
मतलब हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसे हम चाहे हम उसे पहले कॉम्बिनेशंस पे रख के अपना प्रोडक्शन करें या हम किस लास्ट कॉम्बिनेशंस पे रख के अपना प्रोडक्शन करें, हमको हर एक कॉम्बिनेशंस पे इक्वल क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। तो यह इनडिफरेंट होता है, उदारशील होता है हर एक कॉम्बिनेशंस पे। ये इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब एक फैक्चुअल डेटा मैं आपको देता हूं कि ये जो कर्व है, दिस कर्व वाज फर्स्टली यूज्ड बाय क्रिस, कार्लसन, हिक्स एंड प्रोफेसर बोल्डिंग। मतलब ये जो कर्व है, ये जो वक्र है, ये पहली बार प्रोफेसर क्रिस, कार्लसन, हिक्स और प्रोफेसर बोल्डिंग के द्वारा यूज किया गया था। अब हम समझ लेते हैं इसकी एक बेसिक डेफिनेशंस जो कि हमको अपने एग्जाम्स में लिखनी होती हैं। अभी तो हमने समझा कि कर्व होता क्या है, इसके डेफिनेशंस के बारे में अगर हम जानें तो यहाँ पे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बिलास। हम लोग एक अर्थशास्त्री यानी कि इकोनॉमिस्ट के अनुसार इस डेफिनेशंस को जानेंगे, इस टॉपिक के डेफिनेशंस को जानेंगे। तो प्रोफेसर बिलास जी का कहना है, पहले एक बार हिंदी में समझते हैं फिर एक बार इंग्लिश में समझ लेंगे। प्रोफेसर बिलास कहते हैं कि सम उत्पाद वक्र दो साधनों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिनसे एक फर्म उत्पादन की समान मात्रा का उत्पादन कर सकती है। ये हो गया इसका हिंदी में डेफिनेशंस। इंग्लिश में सुन लीजिए। दिस आइसो प्रोडक्ट कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू रिसोर्सेज विद विच अ फर्म कैन प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये इसके प्रोफेसर बिलास के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। अब आते हैं एक और डेफिनेशंस पे जो कि दी गई है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा। ये कहते हैं कि सम उत्पाद वक्र आगतों के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो एक निश्चित उत्पादन करते हैं। इंग्लिश में आइसो प्रोडक्ट कर्व्स शोज द डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस दैट विल प्रोड्यूस अ गिवन आउटपुट। तो ये दो डेफिनेशंस हो गई इस आइसो प्रोडक्ट कर्व के बारे में। अब बात आती है इस आइसो प्रोडक्ट कर्व की बेसिक डिटेल्स को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में एक टेबल बना हुआ है जिस पे टेबल को हमने 4 भाग में बांटा है। पहला है यूनिट्स ऑफ लेबर, दूसरा है यूनिट्स ऑफ कैपिटल और तीसरा है आउटपुट जो कि यूनिट्स में है, और चौथा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। तो जो यूनिट्स ऑफ लेबर है, हम इस अगर टेबल को ध्यान से देखें तो जो ये यूनिट्स ऑफ लेबर है, अगर हम एक लेबर को यूज़ करते हैं और 15 यूनिट कैपिटल यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शन या फिर आउटपुट होता है 100 यूनिट का। यहाँ पे हमको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट नहीं प्राप्त हो रही है, नहीं मिल रही है। जब हम दूसरे लेबर की यूनिट को यूज़ करते हैं और कैपिटल की मात्रा को घटा के 12 करते हैं तो भी आउटपुट 100 ही हो रहा है, लेकिन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट है 1:3, यानी कि 15 से 12 कर दिया, 15 - 12 कर दिया जो कि 3 आ गया, और 1:3 का मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशंस हमें यहाँ पे मिल गया। इसी तरीके से जब हम 3 यूनिट का लेबर का यूज़ करते हैं और 10 यूनिट कैपिटल का यूज़ करते हैं तो प्रोडक्शंस हमें मिलते हैं वही 100 यूनिट। और उसी प्रकार से जब हम 4th यूनिट लेबर का यूज़ करके 9 यूनिट कैपिटल का यूज़ करके तब भी हमको प्रोडक्शन 100 ही यूनिट मिल रही है। इसका मतलब कि अगर हम यूनिट्स ऑफ लेबर को जिस तरह से बढ़ाते जाएंगे उसी प्रकार से हमको अपने कैपिटल के यूनिट्स पे कमी करनी पड़ेगी, जिसलिए बाय विच द सेम रेट ऑफ प्रोडक्शंस कैन बी डन। हम जैसे जैसे अपने लेबर को बढ़ा रहे हैं, अपने कैपिटल को भी उसी रेशियोज में हम अपने कम करते हुए चले जाएंगे तो ही हमको आउटपुट उसी तरह से होगी जैसे आउटपुट हमको पहले हो रही थी। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको डायग्रामेटिकली शो किया है। राइट हैंड साइड में डायग्राम है जिस पे हम ओ वाई एक्सिस पे हमने कैपिटल को शो किया है और ओ एक्स एक्सिस पे हमने लेबर को शो किया है। यहाँ पे ये जो लाइन आप देख रहे हैं जिस पे लिखा है IPC, ये है हमारी आइसो प्रोडक्ट कर्व जो कि 100 क्विंटल
प्रोडक्शंस आउटपुट को शो कर रही है, जैसा कि आप बगल में टेबल देख पा रहे हैं। इसी तरीके से जब हम पहली यूनिट 1 और 2, नीचे आप देख पा रहे हैं 1 और 2 प्रोडक्शन जब हो रहा है, जब ये 1 और 10 प्रोडक्शन हो रहा है, ये वाला 1 to 2, तो इस वक्त हमारा प्रोडक्शन जो है वो जेनरस है, बहुत ही उदारशील प्रोडक्शन है। जब हम दूसरे और तीसरे यूनिट्स ऑफ लेबर का यूज़ करते हैं, तो व्हेन वी यूज़ कैपिटल 10 यूनिट्स, तो हमको OC यानी कि O3 मात्रा में लेबर का यूज़ करेंगे तो मेरा 100 क्विंटल का प्रोडक्शन हो पाएगा। इसी तरीके से जब हम यहाँ 3 और 4 पे आ रहे हैं, तो व्हेन 4 लेबर्स यानी कि व्हेन 4 लेबरों का यूज़ कर रहे हैं और 9 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, यहाँ पे ये 9 तक जा रहा है, 9 यूनिट्स ऑफ कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं, तो हमको डी संयोग प्राप्त हो रहा है, डी कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे मिल रहा है। एक बार फिर से समझते हैं। जब हम 1 यूनिट ऑफ लेबर का यूज़ करते हैं तो हमको यहाँ पे ये हमको संयोग प्राप्त होता है, एक कॉम्बिनेशंस प्राप्त होते हैं। जब हम दूसरा यूनिट ऑफ लेबर यूज़ करते हैं तो हमको बी पे हमको संयोग प्राप्त होता है, कॉम्बिनेशंस मिलते हैं सही से। जब हम 3rd यूनिट्स ऑफ लेबर यूज़ करते हैं तब हमको सी पे कॉम्बिनेशंस मिलते हैं, और जैसे ही हम 4th यूनिट्स ऑफ लेबर और 9 यूनिट्स ऑफ कैपिटल का यूज़ करते हैं तो हमको यहाँ पे डी बिंदु पर हमको कॉम्बिनेशन सही से मिल जाता है। तो इस तरीके से इन चारों कॉम्बिनेशंस यानी कि ये ए, बी, सी और डी, ये चारों ABCD कॉम्बिनेशन को अगर हम मिला देते हैं इस लाइन से, ये जो लाइन ड्रॉ हुई है, अगर हम इस चारों कॉम्बिनेशंस को मिला देते हैं तो यही कहलाया जाता है IPC यानी कि आइसो प्रोडक्ट कर्व। ABCD जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, A, B, C और D, ये 4 जो हमें दिख रहा है, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को यहाँ पे ये बता रहा है कि ये कितने कॉम्बिनेशंस हैं। यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस हमको यहाँ बताए जा रहे हैं जो कि ABCD के तरह है। और आइसो प्रोडक्ट कर्व किसी भी प्रोड्यूसर को एक समान मात्रा में प्रोडक्शंस देता है, प्राप्त करवाता है, और इसीलिए यहाँ पे ये IPC एक लाइन, अगर हम इस चारों कॉम्बिनेशंस को मिला दें तो जो लाइन हमें मिलती है यहाँ पे, इसे ही हम कहते हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व। तो ये था इस ग्राफ का डेफिनेशन, इस ग्राफ का एक्सप्लेनेशंस। अब हम चलते हैं अपने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व, जिसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाता है आइसो प्रोडक्ट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आइसो प्रोडक्ट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसको हम पहले समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है कि आइसो प्रोडक्ट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब एक उत्पादक, ध्यान से सुनिएगा, जब एक उत्पादक यानी कि जब एक प्रोड्यूसर किसी एक साधन यानी कि लेबर या कैपिटल, किसी एक साधन या एक रिसोर्सेस की मात्रा में वृद्धि करता है, बढ़ाता है, तो उसको दूसरे साधन या रिसोर्सेस की मात्रा में घटते हुए दर से प्रतिस्थापन करना पड़ता है, ताकि उस प्रोड्यूसर को सभी कॉम्बिनेशंस पे एक इक्वल क्वांटिटी में प्रोडक्शंस प्राप्त हो सके। जब एक उत्पादक किसी एक साधन की मात्रा में वृद्धि करता है तो उसको दूसरे साधन की मात्रा में घटते हुए दर से प्रतिस्थापन करना पड़ता है, ताकि उस उत्पादक को सभी कॉम्बिनेशंस पे एक इक्वल मात्रा में प्रोडक्शन उत्पाद प्राप्त हो सके। इसके विपरीत, इसके उल्टे, इसके लिए 3 आइसो प्रोडक्ट हो सकते हैं।
पर वास्तव में वे पाए नहीं जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसके विपरीत 3 आइसो प्रोडक्ट कर्व हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी में वास्तव में ये पाए नहीं जाते हैं। पहला है हमारा आइसो प्रोडक्ट कर्व, जो कि आप देख रहे हैं ये। इसमें हमें ये बताया गया है कि ए का उत्पादन, ये जो ए यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसका प्रोडक्शन जो है वो बी के प्रोडक्शन से इक्वल नहीं है। यानी L/L1, ये L/L1 ज़्यादा यूज़ किया गया है लेबर को, और K/K1 ज़्यादा यूज़ किया गया है कैपिटल को। तो प्रोडक्शन पहले पर कम, यानी कि के और L पे प्रोडक्शन कम है, दूसरे पर ज़्यादा है, K1 और L1 पे प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो आइसो प्रोडक्ट कर्व कभी भी नेवर मूव फ्रॉम डाउन टू टॉप, ये डाउन टू टॉप, ये जो ऐसे हो गया है, ये आइसो प्रोडक्ट कभी भी ऐसा नहीं होता है। ये पहला ग्राफ हो गया। दूसरे पे हम देख रहे हैं, यहाँ पर दो संयोग हैं, दो कॉम्बिनेशंस हैं, जो कि है ए और बी। दो कॉम्बिनेशंस होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास आइसो प्रोडक्ट कर्व की लाइन, ये ड्रॉ आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे भी ओ एक्स पे हमने श्रम यानी कि लेबर को दिखाया, और ओके पे हमने कैपिटल को दिखाया है। यहाँ पे कैपिटल जो है वो कांस्टेंट है, एक लाइन से कैपिटल कांस्टेंट है, और जो लेबर है वो बढ़ा गया है, L/L1 की ओर बढ़ा है। तो ए कॉम्बिनेशन जो है, ए संयोग जो है वो ओ एल प्लस ओ के मात्रा से बना हुआ है। मतलब ए कॉम्बिनेशन ओ एल श्रम का यूज़ कर रहा है, और ओ के मात्रा की कैपिटल का यूज़ से वो ए कॉम्बिनेशंस बना है। लेकिन बी कॉम्बिनेशन जो है वो ओ एल मात्रा का लेबर यूज़ किया है, लेकिन ओ के ही मात्रा यानी कि कैपिटल की सेम मात्रा से बना है। यहाँ पे लेबर ज़्यादा है, कैपिटल सेम है। तो बी से ए अधिक प्रोडक्शन या उत्पाद दे रहा है, बी से ए अधिक प्रोडक्शन दे रहा है। तो आइसो प्रोडक्ट कर्व नेवर पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, मतलब कि ऐसा होने से आइसो प्रोडक्ट कर्व जो है वो कभी भी ओ एक्स के समांतर यानी कि पैरेलल नहीं हो सकती है। तीसरा है हमारे पास ये डायग्राम। इसमें हमें बताया गया है, यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन है, उसी प्रकार से ए एंड बी। ए जो है वो ओ एल मात्रा की कैपिटल का यूज़ कर रहा है और यूज़ से बना है, और ओ के मात्रा की ए जो है वो ओ एल मात्रा की श्रम से बना है, और ओ के मात्रा की कैपिटल से वो बना है ए। और बी यूज़ कर रहा है ओ के मात्रा की कैपिटल और ओ एल ही मात्रा की लेबर को यूज़ से बना है। तो दोनों कॉम्बिनेशन से, ये जो दो कॉम्बिनेशंस हैं, इससे जो हमें प्राप्त होने वाला उत्पादन है, यानी कि जो हमको इससे प्रोडक्शन मिलने वाला है, वो एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे लेबर कांस्टेंट है, लेकिन कैपिटल ज़्यादा मात्रा पे, बी कॉम्बिनेशन पे ज़्यादा मात्रा पे कैपिटल खर्च हो रही है। तो इसका मतलब कि आइसो प्रोडक्ट कर्व कभी भी ओ एक्स के समांतर यानी कि पैरेलल नहीं हो सकता है, यानी कि ओ वाई या ओ एक्स के समांतर नहीं, ओ वाई के समांतर यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने देखा कि ओ एक्स के समांतर नहीं हो सकता, यहाँ पे ओ वाई के समांतर नहीं हो सकता है। और ये यहाँ पे हमने देखा कि वो नीचे डाउनवर्ड से, इट आइसो प्रोडक्ट कर्व नेवर मूव फ्रॉम डाउन टू टॉप। तो ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो कि थी आइसो प्रोडक्ट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं इस दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, जो कि है एवरी आइसो प्रोडक्ट कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। एवरी आइसो प्रोडक्ट कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। यहाँ पे हम देखेंगे
कि हर एक आइसो प्रोडक्ट कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। यहाँ पे भी हमने देखा कि OY पे हमने कैपिटल को दिखाया है और OX पे हमने लेबर को दिखा दिया है। सो व्हेन अ प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, कोई भी एक प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, एज ही इंक्रीजेस द लेबर फोर्स, जैसे जैसे कोई प्रोड्यूसर लेबर को बढ़ाता है, लेबर फोर्स को बढ़ाता है, ही नीड्स टू सब्सटीट्यूट द कैपिटल इन डिक्रीजिंग वे। जैसे जैसे अगर वो लेबर यहाँ पे ऐसे बढ़ाया, यहाँ पे और बढ़ाया, पहले उसने लेबर इतना रखा, फिर उसने लेबर इतना बढ़ा दिया, फिर लेबर उसने इतना बढ़ा दिया, तो देख सकते हैं कि ये जो कैपिटल की मात्रा पहले इतनी AS थी, फिर BT हो गई, फिर CR हो गई, मतलब कि नीचे नीचे छोटी होती जा रही है। इसका मतलब कि व्हेन अ प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द प्रोडक्शन एज ही इंक्रीजेज द लेबर फोर्स, ही नीड्स टू सब्सटीट्यूट द कैपिटल इन डिक्रीजिंग वे। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्वल प्रोडक्शन इस पे हमको चाहिए। आइसो प्रोडक्ट कर हमें हमेशा हर एक संजोगों पे इक्वल प्रोडक्शन दिखाता है। तो अगर हमें इक्वल प्रोडक्शन ही चाहिए तो ये ज़रूरी हो जाता है कि इफ़ द स्टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज इंक्रीज, इट्स यूटिलिटी गेट्स डिक्रीज, एंड इफ़ द स्टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिक्रीजेस, इट्स यूटिलिटी गेट्स इंक्रीजेस। इसीलिए ये आइसो प्रोडक्ट कर्व हमेशा कॉन्वेक्स रहता है ओरिजिन के। यहाँ पे जो हमको दिख रहा है AB से AS, AB AS, डिस्टेंस फ्रॉम जो हमारे पास AB और AS है, एज वी मूव फ्रॉम B टू C, एज वी मूव फ्रॉम B टू C, डिस्टेंस जो AB AS का था वो बढ़ गया, बढ़ के S से लेके T हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम AB इज इक्वल टू AS, जो AB था ये डिस्टेंस इसके बराबर था, लेकिन जैसे एज वी मूव फ्रॉम B टू C, डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम S टू T, so on and so forth. So due to which iso product curve is convex to the origin, that's why we receive equal production from each and every combinations as the producer is indifferent, against each and every combinations. तो ये थी इसकी पहली सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर, जो कि है टू आइसो प्रोडक्ट कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो समुत्पाद वक्र कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते। यहाँ पे भी हमने देखा कि मैंने यहाँ पे OYX पे हमने कैपिटल को शो किया और OXX पे हमने लेबर को शो किया है। IQ1, यहाँ पे हमको दो आइसो प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं, एक IQ2 और एक IQ1। IQ1 पे दो कॉम्बिनेशंस हैं, A और C। तो जितने कॉम्बिनेशन IQ पे होंगे, आइसोकॉन कर्व पे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, वो सभी कॉम्बिनेशंस एक प्रोड्यूसर को इक्वल प्रोडक्शंस देते हैं, समान उत्पादन देते हैं। तो प्रोड्यूसर सभी के लिए इनडिफरेंट होता है, उदारशील होता है। एक प्रोड्यूसर, एक उत्पादक सभी के लिए उदारशील होता है, सभी कॉम्बिनेशंस के उदारशील होता है। क्यों? क्योंकि एक उत्पादक को इक्वल प्रोडक्शंस सभी कॉम्बिनेशंस दे रहे हैं। ये होगी IQ1 की बात। IQ2 पे भी, तो IQ2 पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो कॉम्बिनेशंस हैं, A और B। तो A और B पे एक समान और A और C पे भी एक समान उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन प्राप्त होगा। पर अगर IQ चेंज हो तो जो ऊपर वाला IQ2 है वो नीचे वाले IQ की तुलना में ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। तो इस परिस्थिति में एक कॉम्बिनेशन पर जो IQ1 एंड IQ2 इस कॉमन होगा, मतलब जो ऊपर वाला IQ है वो नीचे वाले IQ की तुलना में ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। ऊपर वाला IQ नीचे वाले की तुलना में ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। तो इस परिस्थिति में एक कॉम्बिनेशन पर IQ1 एंड IQ2 कॉमन है। तो A इज इक्वल टू B और A इज इक्वल टू C, A इज इक्वल टू B और A इज इक्वल टू C। सो B और C होना चाहिए पर नहीं होगा। A जो है वो B के बराबर और A जो है वो C के भी लिए सेम है।
लेकिन बी और सी भी सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बी संजोग और सी संजोग की तुलना में, यानी कि बी कॉम्बिनेशन सी कॉम्बिनेशंस की तुलना में उसे आईक्यू पर स्थित है, उसके नीचे वाले आईक्यू पर स्थित है, तो बी पर ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा, ज़्यादा उत्पादकता बी पर हमें मिलेगी, क्योंकि वो सी के ऊपर है। ओके, तो कभी भी दो आइसोक्वांट कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ये था मेरा इसका एक्सप्लेनेशन। अब हम आते हैं अपने फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पे, जो कि है हायर आइसो प्रोडक्ट कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट। इस ग्राफ पे भी मैंने ओ वाई एक्स पे कैपिटल और ओ एक्स एक्स पे लेबर को दिखाया है। यहाँ पर एक उत्पादन के 3 आइसो क्वांट कर्व हैं, जो कि IQ1, IQ2 और IQ3 के नाम से यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो IQ1 ओरिजिन के सबसे पास है, आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिन है। तो IQ1 जो है वो, यहाँ पे IQ2 गलती से लिखा गया है, यहाँ पे IQ1 होगा। तो IQ1 जो है वो ओरिजिन के काफ़ी नज़दीक है। IQ2 जो है, IQ1 जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला कर्व, ये IQ1 है। तो ये जो IQ1 है ये ओरिजिन के काफ़ी नज़दीक है। और सपोज़ कर लीजिए IQ1 पर ए और बी सपोज़ कर लीजिए A और B कॉम्बिनेशन है। तो जितना प्रोडक्शन यानी कि जितना उत्पादन A देगा उतना ही उत्पादन B भी देगा। लेकिन प्रोड्यूसर IQ2 के C और D कॉम्बिनेशन पर जब प्रोड्यूसर एक पहुंचेगा तो C और D पे तो इक्वल प्रोडक्शन होगी, लेकिन पर A और B की तुलना में C और D राइट साइड में है, मतलब कि ओरिजिन से काफ़ी दूर है। तो जैसे आइसो क्वांट कर्व ओरिजिन के राइट साइड की ओर बढ़ता जाएगा तो एक प्रोड्यूसर को दोनों कॉम्बिनेशन से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो दूर वाला जो आइसो क्वांट कर्व है IQ3 जो है वो ज़्यादा उत्पादन देता है, ज़्यादा प्रोडक्शन देता है। पर IQ कर्व जो कि ओरिजिन के पास है, ये IQ1 जो है जो कि ओरिजिन के पास है, ये हमें कम प्रोडक्शन देता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हायर आइसो प्रोडक्ट कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशंस है। तो हमको बस यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना कि ये IQ1 है, ये जो IQ2 यहाँ लिखा है ये IQ1 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमको यहाँ पे दिखा रहा है कि आइसो प्रोडक्ट कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। आइसो प्रोडक्ट कर्व को समांतर होना ये ज़रूरी नहीं है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आइसो प्रोडक्ट कर्व एक दूसरे के पैरेलल हो ही सकती है और नहीं भी हो सकती है। इस 5.A में हमने पैरेलल को दिखाया और 5.2 में हमने पैरेलल नहीं है इसको दिखाया है। तो आइसो क्वांट कर्व पैरेलल कब होगी इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब दो कॉम्बिनेशंस के बीच, दो साधनों के बीच प्रतिस्थापन की दर बराबर होती है तो आइसो क्वांट कर्व पैरेलल होती है। यूटिलिटी जब ज्यादा बराबर होती है तो आइसो क्वांट कर्व पैरेलल होती है। और पैरेलल कब नहीं होती? मतलब कि जब दो साधनों के बीच प्रतिस्थापन की दर समान न हो तो कर्व कैनॉट बी पैरेलल। प्रतिस्थापन की दर इक्वल नहीं है तो वो पैरेलल नहीं होगी, अगर इक्वल है तो वो ये वाला पैरेलल होगी। तो जो 5A है, ये वाला जो डायग्राम है, इस पे भी हमने ओ वाई एक्स पे कैपिटल और ओ एक्स पे हमने लेबर को दिखाया है, और ओ वाई एक्स पे हमने कैपिटल इसमें भी और ओ एक्स पे हमने लेबर को दिखाया है। तो 5A की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो आइसो क्वांट कर्व आपको दिख पा रहे हैं, IQ1 और IQ2। ये एक दूसरे के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन के बीच प्रतिस्थापन की दर
समान है। दोनों कॉम्बिनेशन के बीच प्रतिस्थापन की दर समान है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये हमको यहाँ पे ये बातें समझनी पड़ेगी। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतिस्थापन की दर को हम कह सकते हैं रिप्लेसमेंट डिले। रिप्लेसमेंट हमारे पास प्रतिस्थापन का इंग्लिश है जिसका नाम है रिप्लेसमेंट। प्रतिस्थापन का मतलब हो गया रिप्लेसमेंट। तो जैसे ही दो आइसो क्वांट कर्व है IQ और IQ1, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि दोनों साधनों के बीच रिप्लेसमेंट की दर, रिप्लेसमेंट रेट एक समान होती हैं, तो इसलिए ये पैरेलल है। और दूसरे वाले डायग्राम में यानी कि जो 5:2 है, इसमें जो है रिप्लेसमेंट की रेट ऑफ रिप्लेसमेंट यानी कि प्रतिस्थापन की दर इक्वल नहीं है, तो दोनों अनपैरेलल हैं, पैरेलल नहीं है। तो जब दो साधनों के बीच रिप्लेसमेंट की रेट एक इक्वल होती है तो वो पैरेलल नहीं होती हैं, और जब दो साधनों के बीच रिप्लेसमेंट की रेट बराबर होती हैं तो वो पैरेलल होती हैं। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम कह सकते हैं कि आइसो प्रोडक्ट कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर, जो कि छठा है। इसका नाम है नो आइसो क्वांट कर्व कैन टच आइदर एक्सिस। कोई भी आइसो क्वांट कर्व दोनों एक्सिस को टच नहीं कर सकती। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो आइसो क्वांट कर्व हैं, एक IQ1 एक IQ2। IQ2 जो है वो K पॉइंट पे Y एक्सिस को टच कर रहा है यहाँ पे, और IQ1 जो है वो L पॉइंट पे X एक्सिस को टच कर रहा है जो कि L है। OX पे हमने लेबर को और OY पे हमने कैपिटल को शो किया है। तो ये टच जो कर रहा है ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये टच कर लिया, किसी भी एक्सिस को अगर इसने टच कर लिया, तो जैसे ही IQ1 टच L को करेगा तो मतलब 100 क्विंटल केवल लेबर का ही OL मात्रा में यूज़ कर रहा है, कैपिटल वो यूज़ ही नहीं कर रहा है प्रोडक्शन में। तो ऐसा कैसे संभव है कि आप केवल लेबर ही यूज़ करें और कैपिटल यूज़ ही ना करें? ऐसा तो संभव ही नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन आइसो प्रोडक्ट कर्व भले ही एक साधन की मात्रा में बढ़े अथवा कम हो, पर वो ज़ीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे वो IQ2 जो कर्व है, इसने क्या किया, इसने O के मात्रा में कैपिटल यूज़ किया लेकिन लेबर यूज़ ही नहीं किया। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्शन होगा जिसमें लेबर ही नहीं लगे, केवल कैपिटल, केवल पैसे से प्रोडक्शन हो जाए? ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से IQ1 भी है, उसने OL मात्रा में लेबर यूज़ किया लेकिन बिना पैसे के, तो ऐसा कौन सा प्रोडक्शन, ऐसा कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो ये कभी भी एक ही एक्सिस पे टच नहीं कर सकता, इसको टच करना नहीं कर सकता किसी भी एक्सिस पे। तो आइसो प्रोडक्ट कर्व रिप्रेजेंट टू रिसोर्सेस, लेबर और कैपिटल। लेकिन यहाँ पे ये बातें यहाँ पे निगलेक्ट कर दी गई हैं कि आइसो प्रोडक्ट कर्व दोनों रिसोर्सेस का यूज़ नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये इसने बताया है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। अब आ जाता है मेरा नेक्स्ट, जिसका जो कि आखिरी है, ये है ईच आइसो प्रोडक्ट कर्व इज ओवल शेप्ड। यानी कि कोई भी आइसो प्रोडक्ट कर्व हमेशा ओवल शेप का होता है, अंडा के आकार का होता है। यहाँ पे A और B ये रिज लाइंस हैं। रिज लाइंस कह सकते हैं हम कि ये रिज रेखा है या कट रेखा है या परिधि रेखा है, ये इसके अलग अलग नाम हैं। यहाँ पे भी हमने OYX पे कैपिटल को दिखाया है, पूंजी को दिखाया है, और OX पे हमने श्रम यानी कि लेबर को दिखाया है। यहाँ पे हमको दो रेखाएं दिख रही हैं, OA और OB, OA और OB। यहाँ पे हमको ये दो रेखाएं दिख रही हैं। रिज रेखा यानी कि रिज लाइन, ये जो रिज लाइन है, रिज लाइन वह लाइन होती है जिसको दो रिज लाइन के मध्य अगर उत्पादन, प्रोडक्शन किसी चीज़ का अगर हम करते हैं तो वो इकोनॉमिकली गुड होता है। मतलब यह दो वह लाइन होती हैं, ये जो लाइन ये ऐसे खींची गई हैं, इसके बीच में जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, जो भी हम उत्पादन करते हैं, वो इकोनॉमिकली बहुत ही शुभ हो सकता है, कह सकते हैं गुड होता है, शुभ क्या बोला, इकोनॉमिकली गुड होता है, बहुत ही अच्छा होता है अगर हम इसी दो रिज लाइन के मध्य में रह के हम अपना प्रोडक्शन करें।
तो ये वो लाइनें होती हैं जो कि ये शो करती हैं कि इन दोनों के बीच में रह के अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो वेल एंड गुड रहेगा। यहाँ पे जी एच जो आप देख पा रहे हैं, जी और एच आइसोक्वांट वन कर्व है। आई जे ये आपने देख पा रहे हैं, आई जे ये, और के एल और यम और एन, ये जो है जी एच आई जे, जी एच आई जे के एल एम एन, ये जो चार हैं ये हमारे पास क्या है, ये जो लाइन आप खींच रहे हैं, ये एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये जो चार लाइन इसके बीच में है ये क्या है, ये हमारे आइसोक्वांट कर्व हैं। जो कि ये पहला आइसोक्वांट कर्व, ये दूसरा आइसोक्वांट कर्व, ये तीसरा आइसोक्वांट कर्व, ये चौथा आइसोक्वांट कर्व। तो जो पहला आइसोक्वांट कर्व है ये वाला, ये लेस प्रोडक्शंस को शो कर रहा है जो कि 100 है। और ये जो है जो कि ये देख लीजिए 100 है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये 100 है, ये लेस प्रोडक्शन को शो कर रहा है, यहाँ पे ये 100 ये लिखा हुआ है। और ये वाला जो कर्व है ये 400 प्रोडक्शन, 400 क्वांटिटी को शो कर रहा है। और इसके बीच में ये 200 और ये 300 को शो कर रहा है। तो जैसे जैसे ये राइट साइड की ओर बढ़ता हुआ प्रोडक्शन जाता है, ये जो कर्व राइट साइड की ओर बढ़ रहा है, तो ये हमें बताता है कि तो अब एक उत्पादन ओटी मात्रा का उत्पादन करता है 100, यानी कि 100 क्विंटल का प्रोडक्शन करता है, तो लेबर की कॉस्ट ओटी और पूंजी की कॉस्ट टीएस मात्रा में कर रहा है। कोई भी प्रोडक्शन अगर कर रहा है, अगर कोई भी उत्पादक है, जो कोई भी प्रोड्यूसर है, वो अगर ओटी मात्रा को उत्पादन करता है तो वो ओटी मात्रा की श्रम का यूज़ और टीएस मात्रा की कैपिटल का यूज़ करके वो अपना प्रोडक्शन कर रहा है। तो श्रम की वह सही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कैपिटल का वो वीएस, कैपिटल का वो श्रम का तो उसने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, ओटी वेरी गुड, लेकिन जो कैपिटल है वो वीएस, ये हिस्सा जो है, ये वीएस जो है कैपिटल की, जो टोटल कैपिटल कितना यूज़ कर रहा है, टीएस यूज़ कर रहा है, लेकिन जो ये वीएस है वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है। मतलब उसने लेबर तो पक्का एकदम सही यूज़ किया ओटी, लेकिन जब उसने कैपिटल यूज़ किया तो उसने ये जो वीएस, ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये उसने ज़्यादा यूज़ किया। तो अब ओ ए और ओ बी, जो रिज लाइन के बीच में अगर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे वही प्रोडक्शन करना चाहिए, वही एक आदर्श उत्पादन माना जाएगा। अगर इसके बाहर जा रहा है, ये जो बाहर जा रहा है, अगर ये जो बाहर जा के प्रोडक्शन कर रहा है, तो ऐसी प्रोडक्शन करने पर उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ऐसा प्रोडक्शन करने पे उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। इसलिए हमने यहाँ पे डॉटेड लाइंस को ऐसे शो किया है, क्योंकि ये जो मेन गाढ़ी लाइंस हैं ये प्रोडक्शन एक आदर्श प्रोडक्शन माना जाएगा, इस पर उसको कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएंगी, ये बिल्कुल सही प्रोडक्शन है। अब एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो कि ध्यान में रखने वाली है, ओ ए, जैसा कि मैंने आपको बताया ओ ए के ऊपर जो ये डॉटेड लाइंस हैं 4 ठो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो 4 डॉटेड लाइंस हैं वो हमको क्या बता रही हैं, वो हमको ये बता रही हैं कि कैपिटल का अगर तुम ज़्यादा यूज़ कर रहे हो अपने प्रोडक्शन में, अगर तुम अपने कैपिटल का ज़्यादा प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो तो तुम्हारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही हैं, अधिक आ रही हैं, और जो प्रॉफिट्स हैं, जो लाभ हैं, वो कम होता चला जा रहा है। तो ये तो बहुत ख़राब बात है। और उसी प्रकार से अगर हम ओ एच के बाद अगर हम ज़्यादा मात्रा में कॉस्ट और लेबर
का यूज़ होता है तो हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है और प्रॉफिट भी नहीं होता, प्रॉफिट कम होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसीलिए हमको ये जो रिज लाइन है ए और बी, इसी के बीच में रह के हमको अपना प्रोडक्शन करना चाहिए, बिकॉज ये बेस्ट लाइन्स होती हैं। इसके बाहर जाके हमको प्रोडक्शन अपना नहीं करना चाहिए। तो ये थी बात हमारी आइसो प्रोडक्ट कर्व के एक्सप्लेनेशंस की। हमने आपको आइसो प्रोडक्ट कर्व के बारे में सारी जानकारियाँ दी कि आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या होता है, इसके क्या क्या महत्व हैं, क्या क्या उपयोगिताएं हैं और किस तरीके के डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। तो पहले हमने देखा कि आइसो प्रोडक्ट कर्व के मीनिंग क्या होती हैं। फिर हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बिलॉस और अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुअल्सन के द्वारा इन्होंने क्या बताया आइसो प्रोडक्ट की कर्व के बारे में। फिर हमने देखा कि इस टेबल की मदद से हमने सीखा कि आइसो प्रोडक्ट कर्व का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें हमने पहली कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा कि आइसो प्रोडक्ट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा कि एवरी आइसो प्रोडक्ट कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा कि टू आइसो प्रोडक्ट कर्व नेवर इंटरसेक्ट्स टू ईच अदर। फोर्थ पढ़ा हमने हायर आइसो प्रोडक्ट कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ आउटपुट। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा कि आइसो प्रोडक्ट कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। सिक्स्थ पढ़ा नो आइसो क्वांट कर्व काउंटर आइदर एक्सिस। सेवेंथ पढ़ा हमने ईच आइसो प्रोडक्ट कर्व इज ओवल इन शेप। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, आइसो प्रोडक्ट कर्व, आइसो क्वांट कर्व। तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट कोई क्वेरी आ जाती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई आपको देने का प्रयास करूँगा। ये आइसो प्रोडक्ट कर्व का और भी नाम है, जिसका नाम है प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व या आइसो क्वांट कर्व, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है तो आप एक ही चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। आइसो प्रोडक्ट कर्व का मतलब होता है समुत्पाद वक्र, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है उत्पादन उदारशीलता वक्र और आइसो क्वांट कर्व का मतलब हो सकता है सम मात्रा वक्र। मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों कॉम्बिनेशंस लैंग्वेज में समझाया है, आपको बेशक समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ का डाउट या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे ज़रूर से दूर करने का प्रयास करूँगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम्स में, तो यू बेटर बी टेक केयर ऑफ इट सेल्फ एंड थैंक यू फॉर नाउ। ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। सो प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ। Goodbye and good luck. Thank you.